दो चुनावी राज्यों में आज नई सरकार, नए सीएम और नए मंत्रियों का दिन है। बंगाल में आज ममता सरकार के 43 विधायकों ने शपथ ली, जिनमें 24 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं। 3 मंत्रियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शपथ ली। उधर असम के हेमंत बिस्वा शर्मा आज नए सीएम की शपथ लेंगे। आलाकमान ने कल की बैठक के बाद सोनोवाल की जगह बिस्व शर्मा के नाम को हरी झंडी दे दी है। शर्मा ने शपथ से पहले मंदिर जाकर पूजा पाठ किया। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, सबसे पहले तो ये जानकारी दीजिए कि मंत्रिमंडल में कौन कौन नए चेहरे शामिल हुए हैं, पुराने कितने चेहरों को तरजीह दी गई है। और एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर यही सब कुछ समारोह की तरह होना था तो जिस दिन ममता बनर्जी शपथ ले रही थी उसी दिन हो जाता। आज अलग समारोह करने की क्या जरूरत थी? क्या वक्त चाहिए था ममता को नाम तय करने के लिए? जी नेहा, एक तो थोड़ा वक्त तो जरूर चाहिए था, क्योंकि इस बार जो लिस्ट हमने देखी है, जो 43 मंत्रियों के नाम आए हैं, उनमें से बहुत ज्यादा नए चेहरे भी हैं, नए नाम भी शामिल किए गए हैं, कुछ पुराने नामों को हटाया भी गया है। इसके अलावा जब विधायकों की लिस्ट बनाई गई थी उस दौरान भी काफी कुछ लोगों को निकाला जाना था। कुछ कोविड की भी समस्या थी, कोविड के जो प्रोटोकॉल्स थे वो भी थे। तो ममता बनर्जी का जो कार्यकाल, जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वो उसमें काफी गेस्ट भी बुलाए गए थे। तो इस दौरान अगर मंत्रियों को भी शपथ होती तो कोविड प्रोटोकॉल का हो सकता है उल्लंघन हो सकता था, जगह छोटी पड़ जाती। इसी का एक तो ध्यान रखा गया। दूसरा, समय भी चाहिए था किसको क्या मंत्री पद दिया जाना है। और अभी जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसके थोड़ी देर बाद ही सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है और वहीं पर तय हो जाएगा कि किसको कौन सा विभाग दिया जा रहा है। लेकिन ज्यादातर जो पुराने नाम है, जो पुराने मंत्री हैं, उनको उम्मीद की जा रही है वही विभाग दिया जाएगा। जैसे वित्त मंत्री अमित मित्रा को वित्त मंत्रालय ही दिया जाएगा। पिछली बार वित्त मंत्रालय उनके पास था। फिरहाद हकीम अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास था उनके पास। पंचायत मंत्री सुब्रतो मुखर्जी थे। इसके अलावा साधन पांडे को जो विभाग था कंज्यूमर अफेयर्स का, वही दिया जा सकता है। तो जितने पुराने मंत्री हैं उनको वो विभाग, जो पुराने विभाग थे, वही संभवतः दिए जाएंगे। 1-2 ही फेर हो सकता है। कुछ नए नाम जो शामिल हुए हैं, जैसे सिद्दीकुल्ला चौधरी पहले MOS थे, अभी उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, तो उनका कुछ नया विभाग तय होगा। इसके अलावा इस बार संख्या भी बढ़ाई गई है कैबिनेट और पूरे मंत्रियों की। तो ऐसे में जो विस्तार किए गए हैं उसके हिसाब से जो दायित्व है वो भी दिया जाएगा। लेकिन जो मुख्य विभाग है, होम विभाग, गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग, जो ममता बनर्जी ने पिछली बार अपने पास रखा था, इस बार भी वही उम्मीद है कि ममता बनर्जी इन्हें अपने पास रखेंगी। ये तो हुई पश्चिम बंगाल की बात। और असम में भी आप जैसा कि जानती हैं, आज हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ली, जहां जहां संभावनाएं बन पड़ी, जहां जहां क्राइसिस हुआ, वो एकमात्र क्राइसिस मैन के तौर पर उभरे। चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे वो असम हो। तो ऐसे में उनको जो लॉयल्टी उन्होंने दिखाई है उसका उन्हें चांस दिया गया है। जिस जैसी काबिलियत उन्होंने दिखाई, उस काबिलियत के अनुसार उनको मुख्यमंत्री पद दिया गया और वो शपथ ले रहे हैं। और उससे पहले उन्होंने पूजा पाठ किया। साथ ही अनुपम, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि आज अब से कुछ ही देर बाद असम में भी नई सरकार आएगी और आज हमने मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह देखा है, किस तरीके से आज असम में भी इस कार्यक्रम को सूक्ष्म रखा जाएगा, कुछ जानकारी इस बारे में मिल रही है? बिल्कुल, कोविड प्रोटोकॉल के तहत इस बार जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में हमने ममता बनर्जी का कार्यक्रम देखा या आज जो शपथ ग्रहण हुआ मंत्रियों का, काफी शॉर्ट रखा गया, छोटा रखा गया, गेस्ट लिस्ट कम है। उसी तरह असम में भी इस बार वही कोशिश की जा रही है। जो कोविड प्रोटोकॉल होते हैं, खासतौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, उन सब का इस्तेमाल, वो सब तो है ही। लेकिन जिस तरीके से भव्य कार्यक्रम इससे पहले हमने देखा है, वैसा कार्यक्रम कहीं नहीं हो रहा है। इस बार भी वैसा ही है। असम में भी गेस्ट की संख्या काफी कम, कट शॉट की गई है और जो कुल 13 मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जा रही है। और ये कार्यक्रम छोटा रखा गया है। जिस तरीके से कोविड पांव पसार रहा है हर जगह, उसी को ध्यान में रखते हुए इन कार्यक्रमों को छोटा रखा गया है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता
कोलकाता पे जानकारी देते हुए वहां पर मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह को अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा। किस तरीके से नए मंत्रियों को जगह दी गई है ये आप जानकारी दे रहे थे अनुपम, लेकिन साथ ही कुछ खास चेहरे हैं जिन पर सबकी नजर टिकी हुई थी। क्रिकेटर मनोज तिवारी जो कि अब वहां विधायक बनेंगे और अब उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी जा रही, कौन सा पोर्टफोलियो मिला है उन्हें? जी देखिए, अभी तक पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है। थोड़ी देर बाद मीटिंग होने वाली है सचिवालय में, वहीं पर किस व्यक्ति को कौन सा पद दिया जाएगा, कौन सा मंत्रित्व दिया जाएगा, वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि उम्मीद की जा रही है, खेल मंत्रालय जो है उसके राज्य मंत्री का दर्जा मनोज तिवारी को दिया जा सकता है, जो संभावना अभी तक नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले भी लक्ष्मी रतन शुक्ला थे इस जगह पर। लक्ष्मी रतन शुक्ला ने चुनाव से पहले ही पार्टी छोड़ दी, टीएमसी से त्यागपत्र दिया, तो उनको भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी हैं, लक्ष्मी रतन शुक्ला भी खिलाड़ी थे और मनोज तिवारी भी खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में उम्मीद जो की जा रही है कि खेल से जुड़ा विभाग ही मनोज तिवारी को दिया जाएगा। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कोरोना संक्रमण की ये लड़ाई अब बेहद गंभीर मोड़ पर है और ऐसे वक्त पर फ्रंटलाइन वर्कर्स अपनी पूरी क्षमता से कोरोना से लड़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के जांबाज अफसर उन्हीं में से एक हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कोविड आपातकाल में भारतीय वायुसेना सांसों के लिए संकट मोचक बन गई है। जब जब संकट के बादल मंडराते हैं, भारतीय वायुसेना संकट मोचक बनकर मोर्चा संभाल लेती है। उड़ानों में दम इतना है कि मौत भी सामने आए तो कहते हैं कि जरा रुक जा। ये इम्तिहान की घड़ी है, ये हौसलों की उड़ान है। कोरोना जैसे दुश्मन से निपटने और उखड़ती सांसों के लिए भारतीय वायुसेना का काम अभी किसी वरदान से कम नहीं है। इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिशन ऑक्सीजन के जरिए राहत में बड़ी भूमिका निभाई है। एयरफोर्स के C-17 और IL-76 मालवाहक जहाज अब तक देश विदेश से 400 से ज्यादा उड़ान भरकर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर चुके हैं। इसी मिशन के तहत भारतीय वायुसेना इजराइल से अपने C-17 मालवाहक विमान में 3 क्रायोजेनिक कंटेनर लेकर हिंडन एयरबेस पर पहुंचा। इजराइल से इस जहाज में बहुत अहम सामान लाया गया था, जिसमें 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारा सामान है, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स। आपको बता दें कि ये जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स पीछे हम देख सकते हैं कैसे जहाज में इनको बाहर निकालने की जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो चुकी है। इन ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से 1 मिनट में 1000 लीटर तक का ऑक्सीजन जनरेट हो सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि ये ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बहुत ज्यादा अहम होंगे। युद्ध के हालात हों या फिर कोई और त्रासदी, संकट के समय हर बार इजराइल ने भारत से सच्ची दोस्ती निभाई है। इजराइल ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए अपने दिल का दरवाजा पूरी तरह से खोल दिया है। There are 3 large oxygen generators in here, which will supply oxygen for the patients of 3 hospitals. And in addition, there are 4 pallets full of oxygen concentrators and other equipment, which will also help Indian patients, both in clinics and in hospitals around the country, to get over the COVID virus. सिंगापुर, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड और दुबई जैसे कई देशों से वायुसेना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ला चुकी है। भारतीय वायुसेना के विमान युद्ध स्तर पर इस मिशन में जुटे हुए हैं। 7 मई तक 59 अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई है और 1232 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ले जा सकने वाले 72 क्रायोजेनिक कंटेनरों को भारत लाया गया है।
इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने देश के अंदर कम से कम 400 उड़ान भरकर 252 ऑक्सीजन टैंकर्स को एयरलिफ्ट किया है। इन टैंकरों की मदद से 4,904 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है। भारतीय वायुसेना काफी देशों से ऑक्सीजन कंटेनर्स ला चुका है, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स ला चुका है। भारतीय वायुसेना सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी जैसे देशों से अभी तक सामान ला चुका है। और इसके अलावा भारत में ही कम से कम 400 सॉर्टीज उड़ चुकी हैं भारतीय वायुसेना की, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जितने भी मेडिकल पर्सनल हैं। वायुसेना देश भर में चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने और कोविड अस्पतालों के निर्माण के लिए उपकरणों और दवाओं को भी एयरलिफ्ट कर रहा है। इस मिशन में 42 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैनात किए गए हैं, जिसमें 12 हैवी लिफ्ट और 830 मीडियम लिफ्ट वाले विमान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना के जाबाज अफसरों की तारीफ की है। भारतीय वायुसेना ने कोविड की राहत के लिए अब तक 42 यानी 42 जहाज़ों को तैनात किया है। इसमें से 12 हेवी लिफ्ट कैपेसिटी यानी C-17 और IL-76 है और 30 मीडियम लिफ्ट कैपेसिटी यानी C-130 और AN-32 एयरक्राफ्ट डिप्लॉयड हैं। इन विमानों ने अब तक भारत के बाहर तकरीबन 65 यानी 65 सॉर्टीज की है। 75 ऑक्सीजन कंटेनर्स को भारत में लेके आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कालाबाजारी मामले में वांटेड कारोबारी नवनीत कालरा से जुड़ी हुई है। दरअसल अग्रिम जमानत अर्जी पर साकेत कोर्ट ने कल तक के लिए सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कालरा ने साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। पिछले दिनों दिल्ली के खान मार्केट में नवनीत कालरा के 3 रेस्टोरेंट्स पर छापा मारकर पुलिस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए थे। तभी से कालरा परिवार समेत फरार है। कालरा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। पूनम शर्मा हमारी संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पूनम, हालांकि कल अब सुनवाई होनी है, लेकिन पहले से अग्रिम जमानत की याचिका ये दर्शाती है कि कालरा इस पूरे मामले में एब्सकॉन्डिंग है और वो नहीं चाहता कि उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे जेल हो। बिल्कुल ठीक कहा नेहा आपने, और इसीलिए जो आज ये अर्जी लगाई गई थी उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि पुलिस की तरफ से कोई ऐसा एक्शन ना लिया जाए जो उसके खिलाफ हो। लेकिन कोर्ट ने आज कोई भी स्टे नहीं लगाया है। पुलिस एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है और साथ ही पुलिस से इस मामले में कोर्ट ने जवाब जरूर मांगा है, ताकि जांच अभी किस दिशा में हो रही है और जांच में अब तक क्या क्या पाया गया है, जब कल सुनवाई हो तो कोर्ट के पास ये तमाम जानकारियां पुलिस की तरफ से मुहैया कराई जाए। फिलहाल जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उससे कहा गया है कि अब तक की जो क्राइम ब्रांच की जांच हुई है उसमें तमाम चीजें जो मिली हैं नवनीत कालरा को लेकर वो बताई जाए, और इसीलिए जो अग्रिम जमानत अर्जी है उस पर आज सुनवाई जो है वो कल तक के लिए टल गई है। और जैसे कि पहले ही पुलिस बता चुकी है सुनवाई के दौरान कि LOC भी हम जारी कर चुके हैं, यानी कोर्ट ने भी पूरी तौर से इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और इसीलिए जब कल सुनवाई होगी तो तमाम जो सबूत हैं उसके खिलाफ वो पुलिस की तरफ से कोर्ट में पेश किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से लगातार निराश करने वाली खबरों के बीच कोरोना को लेकर पहली बार कुछ राहत की खबर आई है। देश में कोरोना के दैनिक मामले यानी कि 24 घंटे में आए मामले कुछ कम हुए हैं। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के आंकड़ों से ये लग रहा है कि ये राज्य कोरोना महामारी से उबरने के संकेत दे रहे हैं। देश के करीब 20 राज्यों में इस समय लॉकडाउन या फिर कोरोना कर्फ्यू लगा है। तो क्या लॉकडाउन एक बार फिर से कारगर साबित हो रहा है? आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का।
तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है। कोरोना के 3,66,161 नए केस, 3,754 लोगों की मौत, 3,53,818 कोरोना मरीजों की अस्पताल से छुट्टी। ये आंकड़े राहत पहुंचाने वाले हैं। जब दूसरी लहर की पीक की ओर अटकलों का दौर चल रहा था, कोरोना के रोजाना के मामलों में करीब 37,500 की गिरावट ने उम्मीद की रोशनी दिखा दी थी। खास बात यह है कि कोरोना के दैनिक मरीज और ठीक होने वालों का फासला बिल्कुल कम हो गया है, यानी जितने लोग बीमार पड़े करीब उतने ही स्वस्थ हो गए। पिछले 4 दिनों से कोरोना के रोजाना मामले 4 लाख के ऊपर चल रहे थे। आज ये सिलसिला टूट गया। पिछले 4 दिन के कोरोना के रोजाना के मामलों पर नजर डालें तो 6 मई को 4,12,262 केस, 7 मई को 4,14,188 केस, 8 मई को 4,01,078 केस, 9 मई को 4,03,738 नए मामले। तो क्या अलग अलग राज्यों ने किश्तों में अपने यहाँ जो लॉकडाउन लगाए उसका असर अब दिखने लगा है? क्या वक्त आ गया है कि पिछले साल कोरोना को रोकने के लिए जिस सख्ती से राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया था, उसका वक्त आ गया? याद कीजिए, पिछले साल जब देश में पहली बार लॉकडाउन लगाया गया था, तब देश में 600 से भी कम कोरोना के केस थे और सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन आज लगातार 4 लाख के इर्द गिर्द रोजाना नए केस आ रहे हैं। तो क्यों नहीं इस आजमाए हुए फॉर्मूले को फिर से अपनाया जाए? We request the authorities that there should be a complete lockdown for 15 days, not only to break the chain of this infection, but also for the augmentation of the various health requirements, especially oxygen supply and various drugs required. राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े आ रहे हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि लॉकडाउन का धीरे धीरे ही सही लेकिन असर है। दिल्ली की मिसाल लीजिए। दिल्ली में जब 19 मई को लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उस दिन 25,462 नए केस आए थे, जबकि कल सिर्फ 13,336 नए केस। हाँ, मौत की रफ्तार जरूर चिंता में डालने वाली है, लेकिन संक्रमण दर में गिरावट है। संक्रमण दर 29.64% से गिरकर 21.67 पहुंच गई। इसे और कम करने के लिए आज से लॉकडाउन की नई किस्त शुरू है। पॉजिटिविटी रेट का कम होना एक सबसे बड़ा शुभ संकेत है। उसके लिए जो आकलन हुआ है सरकार के स्तर पर, वो यही बताता है कि लॉकडाउन जिस तरीके से अमल में लाया गया है वो एक बड़ी वजह है। और इसीलिए आज से जो प्रोविजन है, जो उसके और भी दिशा निर्देश है, उसको और सख्त कर दिया गया है। बिल्कुल मेट्रो परिचालन आज से बंद कर दिया गया है और अगले 1 हफ्ते तक मेट्रो नहीं चलेगी। दिल्ली और महाराष्ट्र ही नहीं, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद कोरोना के केस कम हुए हैं। 29 अप्रैल को जब लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ था, तब 29,824 डेली केस आए थे और कल ये 23,333 पर पहुंच गया। सवाल उठता है कि आंकड़ों में ये गिरावट स्थायी है या फिर अस्थायी। लेकिन दूसरी लहर की पीक और तीसरी लहर की अटकलों के बीच सरकार से सख्त कदम की मांग तेज होने लगी है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में कोरोना के मामले कम तो हुए हैं, लेकिन असली चुनौती हर नागरिक को कोरोना से सुरक्षित बनाना, जिसका सबसे अहम तरीका है टीकाकरण। जी हां, दिल्ली में टीकाकरण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच घमासान छिड़ गया है। अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है और हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। कोरोना का टीका यानी कोरोना महामारी के खिलाफ अभेद्य सुरक्षा कवच। शहर शहर जनवरी महीने से ही टीकाकरण का काम जारी है।
कहीं तेजी से तो कहीं सुस्ती से और कहीं अव्यवस्था के बीच। कहने को तो यूं तो पूरी दिल्ली एनसीआर में लॉकडाउन लगा है। वजह है कि कोरोना पर काबू पाना है और काबू पाने का दूसरा तरीका है वैक्सीन लगवाना। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति हम आपको दिखाते हैं और वहां सोशल डिस्टेंसिंग की हालत दिखाते हैं। और वो कौन सी लाइन है जहां पर ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, वो है वैक्सीन लगवाने की लाइन। यानी कोरोना से बचना भी चाहते हैं लेकिन कोरोना के जरूरी जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका पालन भी नहीं करना है। जैसे जैसे कोरोना टीकाकरण अभियान आगे बढ़ रहा है, वैक्सीन की किल्लत को लेकर सियासी घमासान तेज होने लगी है। कल दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने फिर वैक्सीन की कमी का मुद्दा उठाया। बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। दिल्ली के लोग भी चाहते हैं, दिल्ली सरकार भी चाहती है। अगर हमें पूरी मात्रा के अंदर अगर हमें वैक्सीन मिल जाए तो हम 3 महीने में पूरा कर सकते हैं। इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है, दिल्ली में 18 से 45 साल के 92 लाख लोग हैं। आप सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को निर्देश दें कि मई से जुलाई के दौरान हर महीने 60 लाख वैक्सीन डोज दिल्ली को सप्लाई करें। दिल्ली अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम कर रहा है। हमें लगता है कि हम 3 महीने में दिल्ली की पूरी जनता को वैक्सीनेट कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार दोनों वैक्सीन के स्टॉक दिल्ली सरकार को जल्द से जल्द उपलब्ध कराएगी और जल्द से जल्द हम दिल्ली के लोगों को इस महामारी से बचा पाएंगे। और ज्यादा वैक्सीन की मांग के बीच केंद्र की वैक्सीन नीति पर सबसे बड़ा वार किया दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। सिसोदिया ने पूछा, जब देश में लोग कोरोना से मर रहे हैं तो फिर विदेशों में वैक्सीन बांटने की क्या जरूरत थी? हम 6.5 करोड़ अपने देश की बनाई हुई वैक्सीन जो इन लोगों को लग सकती थी, इनमें से कई लोगों की जान बच सकती थी, हम इस वैक्सीन को विदेशों में भेज रहे हैं। सिसोदिया के इस हमले पर दिल्ली बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया। 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीनेशन तो आपने ऑर्डर कर दी थी, मैं नहीं कह रहा। 26 अप्रैल को आप ही के अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मैंने 1 करोड़ 30 लाख वैक्सीनेशन का ऑर्डर कर दिया है। क्या हुआ उस वैक्सीनेशन का? उस वैक्सीनेशन की खेप आई या नहीं आई, दिल्ली की जनता जानना चाह रही है। एक तरफ दिल्ली में कोरोना टीके पर घमासान मचा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार को सर्वोच्च अदालत में टीके पर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन के अलावा कोविड प्रबंधन पर रविवार शाम को 218 पेज का हलफनामा दिया है। सरकार ने कहा है कि वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ वैक्सीन की उपलब्धता भी बढ़ाई गई। वैक्सीन की किल्लत पर अपने जवाब में केंद्र ने कहा कि अगले 6 महीने तक वैक्सीन की उपलब्धता की सटीक तस्वीर नहीं रखी जा सकती। यानी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर ऐसी तस्वीरें भी जारी रह सकती हैं। पंकज जैन के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। कोरोना को रोकने का पूरी दुनिया का जो स्टैंडर्ड तरीका है वो मुंह पर मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना, तमाम अन्य चीजें था। लेकिन लोग एक दूसरे के करीब ना आए, इसके लिए लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू जैसे तरीके आजमाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अब भी इस कोशिश को फेल करने में जुटे हुए। मैं अनूप मिश्रा पंडित, पार्षद प्रयागराज, आज सबके समझ उपस्थित हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र के कार्य समिति सदस्य, हम सबके प्रिय भाई गौरव मिश्रा जी का जन्मदिन है। बुलाओ, 12 बज गया। हम लोग यही सेलिब्रेट करने आज आए हैं। ये है प्रयागराज में बीजेपी के पार्षद अनूप मिश्रा पंडित। कोरोना के बढ़ते केस की वजह से संगम नगरी में सख्त कोरोना कर्फ्यू है, लेकिन पार्षद महोदय शनिवार आधी रात को अपने बीजेपी कार्यकर्ता दोस्त का जन्मदिन मनाने निकले। जनता पार्टी काशी क्षेत्र के कार्य समिति सदस्य, हम सबके प्रिय भाई गौरव मिश्रा जी का जन्मदिन है। वो आवाज लगाकर दोस्तों को न्योता दे रहे हैं। सेलिब्रेट करने आज आए हैं। हूटर बजाइए भैया। पार्षद की गाड़ी का हूटर भी बज रहा है। आज हम लोग ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और थोड़ी देर में कार की बोनट पर केक काटकर जन्मदिन का जश्न शुरू हो जाता है। हैप्पी बर्थडे। बजाइए बजाइए, हूटर बजाइए, बजाओ, गाना बजाओ, बजाइए भैया। आप लोग बहुत लेट कर रहे हैं, गाना बजाइए, गाना।
वीडियो वायरल हुआ तो प्रयागराज पुलिस की फजीहतों में लिहाजा आनन फानन में एक्शन हुआ। कोविड कर्फ्यू का उल्लंघन कर जन्मदिन मनाने वाले बीजेपी पार्षद समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन सब के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज किया है। इसमें आप लोगों को पता है कि इसमें आपदा चल रही है कोरोना की। इसके दृष्टिगत अगर कोई भी व्यक्ति उनके निर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो उससे अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। और अभियोग पंजीकृत अदरसुइया में किया गया, सभासद थे, इन्होंने इस तरह के कानून को तोड़ा तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया और उन्हें नोटिस तामीला कराई गई। कोरोना कर्फ्यू लागू करना पुलिस के लिए मुश्किलों का सबब बना हुआ है। यूपी के बदायूं का ये वीडियो देखिए। ये जनसैलाब उमड़ा है बदायूं के खानकाहे आलिया कादरिया के सज्जाद नशीन सलीम मियां के जनाजे। सलीम मियां को अंतिम विदाई देने दूर दूर से लोग बदायूं पहुंचे। 2 गज की दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ गई। तस्वीरों में देखिए पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। बदायूं के एसएसपी संकल्प शर्मा के मुताबिक बदायूं कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, आप समझ जाएंगे कि लॉकडाउन लागू करने में पुलिस क्यों सख्ती से पीछे हट रही। अस्पताल में जख्मों की पट्टी करवा रहे ये पुलिसकर्मी मध्य प्रदेश के श्योपुर के हैं। ये पुलिसकर्मी कोरोना कर्फ्यू की जानकारी देने के लिए श्योपुर के बड़ौदा कला गांव गए थे। पुलिस वालों के मुताबिक वहां शराब पी रहे कुछ लोगों को जब रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने हमला बोल दिया। हमले में 2 पुलिस वाले जख्मी हो गए। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने का सबसे बड़ा हथियार है 2 गज की दूरी। लेकिन साफ नजर आ रहा है लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू लागू होने के बाद लोग इसकी धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, बदायूं से अंकुर चतुर्वेदी और श्योपुर से खेमराज दुबे के साथ आज तक।